सभी को नमस्कार। मैं रोहितास स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी समाचार यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज आपके लिए आरसीएस प्रश्नोत्तरी भाग 25 का वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले इस चैनल पर आरसीएस प्रश्नोत्तरी भाग 24 तक के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेडिकल विभाग की जो भर्ती निकलने वाली है, उन भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत की सभी आशाओं को RMN-CH+A आशा प्रमाणीकरण परीक्षा के नाम से एक सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जा रहा है, जो सभी आशा वर्कर को यह कोर्स करना अनिवार्य है। और इस कोर्स को करने के बाद भारत की सभी आशा वर्कर को भारत सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक मुश्त 5,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और इस वीडियो के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर मैंने जो 24 वीडियो पहले डाले वो जरूर देखें, उसके अंदर मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो चलो देखते हैं आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए यहाँ पहला प्रश्न क्या रहने वाला है और आपके लिए क्या नई जानकारी रहने वाली है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आपके लिए पहला प्रश्न है, यदि आशा द्वारा HBNC कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी की प्रारंभिक 4 गृह भेंट यानी प्रारंभिक 4 गृह भेंट शुरू की 4 विजिट की गई है, जिनमें से एक भेंट एनएम के साथ की गई हो, तो आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं, आशा द्वारा HBNC की 6-7 गृह भ्रमण पूरे करने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है हाँ 250 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है हाँ 125 रुपए का भुगतान किया जाएगा और पता नहीं। तो यहाँ आपके लिए सही आंसर जो है वो है 125 का भुगतान किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि HBNC कार्यक्रम के अंतर्गत आशा को गर्भवती महिला और उसके बच्चे की HBNC और HBPNC की जांच करनी होती है, जिसके लिए आपको HBNC के 250 रुपए और HBPNC के 250 रुपए दिए जाते हैं। और उसके अंदर आपको 6 और 7 गृह भ्रमण करने होते हैं और 6 और 7 में से यदि आपने 3 या 4 गृह भ्रमण किए हैं तो आपको उसके 125 रुपए दिए जाएंगे। चाहे आपने शुरू के 3 या 4 गृह भ्रमण किए हो या लास्ट के 3 या 4 गृह भ्रमण किए हो तो उसके आपको 125 रुपए दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रावधान क्यों किया गया है, क्योंकि यदि कोई गर्भवती महिला आपके क्षेत्र में प्रसव करवाने के लिए आई है, वो आपके क्षेत्र की बहू है या बेटी है और वह आपके क्षेत्र में कुछ दिन रह करके अपने पीहर चली जाती है, ससुराल चली जाती है, तो उसके बाद की जांच वहां की आशा करती है। तो इसलिए इसके अंदर यह प्रावधान किया गया है, जो आशा कम से कम 3 गृह भ्रमण कर देगी तो उस आशा को 125 रुपए दिए जाएंगे। 3 गृह भ्रमण दोनों आशा करेगी तो दोनों आशा को 125 रुपए दिए जाएंगे। अब आप इसको यहाँ समझेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं HBNC कार्यक्रम के अंतर्गत आशा को लाभार्थी की 6 और 7 गृह भेंट करने पर 250 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, किंतु यदि किन्हीं कारणवश 6 या 7 भेंट नहीं हो पाती है, न्यूनतम 4 गृह भ्रमण यानी एक भेंट एनएम के साथ किया जाना आवश्यक है, तो 125 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 गृह भ्रमण करने पर 125 रुपए यानी 250 रुपए का आधा पेमेंट मिल जाएगा। और HBNC आपने ऑनलाइन करवा दी है तो उसका HBPNC का भी आपको 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपको HBPNC के 250 रुपए एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 आपके लिए है सांस SAANS सांस। तो सांस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना करके भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है। यदि आपको इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर हम देखेंगे सांस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा के अंदर और मेडिकल विभाग में जो काम करते हैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 4 ऑप्शन है, इसके अंदर आपके लिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है कि स्टेट अवेयरनेस एंड एक्शन टू निमोनिया सिम्टम्स। यहाँ पर नंबर 2 ऑप्शन दिया गया है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो यह आपका सही आंसर होगा। आप इसको याद कर लें कि सांस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये आपका इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, तो जो सही ऑप्शन होगा उसका आपको चयन करना है। अब आप इसको यहाँ नीचे समझेंगे। बचपन में निमोनिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए नवंबर 2019 में, तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी निकल कर आ सकता है आपके लिए कि सांस कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। ये सांस SAANS सांस के नाम से है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली के नाम से होगा। बचपन में होने वाली निमोनिया की पहचान, बचाव व उपचार के संबंध में जागरूकता पैदा करना तथा बच्चे के माता पिता अथवा देखभालकर्ता में निमोनिया के शुरुआती लक्षणों की पहचान व देखभाल के लिए उचित व्यवहार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सांस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है और ये सांस कार्यक्रम कब शुरू हुआ। 2019 में शुरू हुआ और इसका पूरा नाम आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और घर बैठे आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। सब्सक्राइब करने के लिए
लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी समाचार आपको जहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको वहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहां पर सब्सक्राइब लिखा है वहां पर क्लिक करें। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन, एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद ऑल जहां पर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जब भी मैं आपके लिए इस चैनल पर इस प्रकार के कोई नया वीडियो लेकर के आऊंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाल दिया गया है। तो चलो देखते हैं अब आपके लिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न नंबर 3 है, 18 माह का बच्चा है जो कि निमोनिया से ग्रसित है। ध्यान से देखेंगे, 18 माह का बच्चा है जो कि निमोनिया से ग्रसित है। आशा एएनएम के द्वारा दी जाने वाली अमोक्सिसिलिन सिरप की खुराक क्या होगी। तो इस चैनल पर मैंने सांस प्रोग्राम से संबंधित एक विस्तृत वीडियो इस चैनल पर डाला था, उसके अंदर भी आपको बताया था कि निमोनिया से ग्रसित बच्चे को अमोक्सिसिलिन सिरप की आप रेफरल खुराक दे करके उसे रेफर करेंगे। तो वो रेफरल खुराक आप कितनी देंगे वो इस प्रश्न के अंदर पूछा है। तो यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शन है, 15 मिलीलीटर 3 चम्मच 5 दिन तक, 10 मिलीलीटर 2 चम्मच 5 दिन तक। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो आप देखेंगे 15 मिलीलीटर। कितनी देंगे, 15 मिलीलीटर 3 चम्मच प्रथम खुराक प्री रेफरल डोज देते हुए तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करेंगे। यानी आपको उसको तुरंत रेफर करना है, उसको घर पर नहीं रोकना है, उसको बोलना है कि ये खुराक लेने के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निमोनिया से ग्रसित कोई बच्चा मिले तो उसको एज के हिसाब से आपको खुराक देनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 माह का बच्चा है, उसके लिए पूछा गया है तो 15 मिलीलीटर 3 चम्मच प्रथम खुराक प्री रेफरल डोज देते हुए तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करेंगे। तो यहाँ पर आपके ये खुराक 2 प्रकार से होगी, एक तो एज के हिसाब से और वजन के हिसाब से। तो किस एज पर और कितने वजन पर क्या खुराक देंगे यहाँ पर आप तालिका में देख सकते हैं। तो इस तालिका में देख करके आप इसको समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में किस उम्र का बच्चा आपको निमोनिया से ग्रसित मिला है तो उसको आप कितनी डोज देंगे, और ये डोज आपको केवल प्री रेफरल डोज देनी है। ये डोज देकर आप उसको तुरंत रेफर करेंगे। तो इधर आपको बच्चे के आयु और वजन दिया हुआ है, इधर आपको अमोक्सिसिलिन सिरप की खुराक प्रति 5 ml के हिसाब से यहाँ पर आपको खुराक देनी है, और किस उम्र के बच्चे को कितना वजन हो तो कितनी खुराक देंगे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखें 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे जिसका वजन 14 से 20 किलोग्राम है उन्हें टेबलेट अमोक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम की 2 टेबलेट दी जाती है। यहाँ देखेंगे आपके लिए प्रश्न नंबर 4 है, नवजात शिशु में शारीरिक असामान्यता में शामिल नहीं होती है। होठ अथवा तालू का कटा होना, शरीर पर जन्म से किसी तरह की बड़ी गांठ होना, जन्म से ही हाथ पैरों का मुड़ा होना, शिशु के शरीर पर छोटी छोटी फुंसी अथवा दानों का होना। यानी शिशु के शरीर पर छोटी छोटी फुंसी अथवा दानों का होना है, ये असामान्यता में शामिल नहीं है, बल्कि ऊपर के 3 ऑप्शन है वो असामान्यता में शामिल है। तो आपको यहाँ पर पूछा है असामान्यता में शामिल नहीं है वो क्या है, तो आप इसका सही आंसर ये देंगे कि शिशु के शरीर पर छोटी छोटी फुंसी अथवा दानों का होना ये असामान्यता के अंदर नहीं आएगा। इसको यहाँ देखेंगे, नीचे समझेंगे इसको। नवजात शिशु में कई प्रकार की जन्मजात बीमारियां होती है जिनकी पहचान अविलंब किया जाना आवश्यक है। इसके संबंध में शिशु के ममता कार्ड में पृष्ठ संख्या 9 से 12 तक, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे पृष्ठ संख्या 9 से 12 तक विस्तृत जानकारी दी गई है। शारीरिक असामान्यता तथा जन्मजात बीमारियों की पहचान में सहायता होती है। तो ममता कार्ड के पृष्ठ संख्या 9 से 12 तक की जो जानकारी है वो उनको जरूर समझानी चाहिए ताकि इस जानकारी से सभी अवेयर हों। तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, नवजात शिशु को नहलाने के संबंध में गलत कथन है। नवजात शिशु को नहलाने के संबंध में गलत कथन है। जो आशा आंगनबाड़ी वर्कर है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप HbA1c करते हैं, माता के संपर्क में रहते हैं, उनको यह जानकारी देना बहुत जरूरी है। नवजात शिशु को जन्म के पहले 7 दिन में नहीं नहलाना चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन है, पहले 7 दिनों में शिशु को नहलाने एवं गिल्ला छोड़ने से शिशु का शरीर ठंडा पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ देखेंगे आप, शिशु को अस्पताल से लाते ही सबसे पहले नहलाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कथन गलत है। शिशु को अस्पताल से लाते ही सबसे पहले नहलाना चाहिए, नहीं नहलाना चाहिए। आपको ट्रेनिंग में बताया है कि पहले 7 दिन तक शिशु को नहीं नहलाना चाहिए, और पहले 7 दिन में यदि शिशु को हम नहलाते हैं, गिल्ला छोड़ते हैं तो शिशु का शरीर ठंडा पड़ सकता है, जो हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है। वो आपको ट्रेनिंग के अंदर बताया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपके क्षेत्र में बच्चे को कितने दिन के बाद नहला देते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। अब आप इसको यहाँ पर नीचे समझेंगे, यद्यपि शिशु को पहले 7 दिनों तक न नहलाने का सुझाव दिया जाता है, यानी आप अपने तरफ से यही सुझाव देंगे कि पहले 7 दिन तक बच्चे को नहीं नहलाना है, किंतु कई परिवार शिशु को पहले या दूसरे दिन नहलाना
चाहते हैं तो उन्हें समझाना होगा कि शिशु को नहलाकर गीला छोड़ने से उसे ठंड लग सकती है और वह बीमार पड़ सकता है। अतः कम से कम 5 से 7 दिन तक शिशु को गर्म और गीले कपड़े से पोंछकर तत्काल सूखे कपड़े से पोंछ देना अच्छा रहता है। तो यह जानकारी आप अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र की गर्भवती महिला को जरूर दें। तो धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।